पिछले कुछ दिनों से एक खबर बड़ी चल रही है कि सूरज की वजह से जमीन पर बहुत बड़ी तबाही फैलने वाली है। जमीन पर बहुत गर्मी पड़ेगी जिसकी वजह से बहुत से जानवर और जानदार मर जाएंगे। और एक आध रील तो मैं ऐसी भी देख चुका हूं जिसमें यह तक बताया गया है कि भाई जमीन का खात्मा होने वाला है। यानी यूं समझिए कि जमीन पर बस कयामत आने वाली है, तमाम जिंदा चीजों का खात्मा हो जाएगा। और यह खतरा 2024 या 25 में यानी इस साल या अगले साल ही यह खतरा है। लेकिन क्या वाकई जमीन खत्म होगी? क्या वाकई जमीन पर तमाम जिंदा चीजों का खात्मा हो जाएगा? और क्या वाकई सूरज जमीन को इस साल खत्म कर सकता है? इस बात को समझते हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि सूरज वाकई पावरफुल है। और सूरज इतना पावरफुल है कि 30 अक्टूबर 1961 में सोवियत यूनियन ने थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का तजुर्बा किया था, जिसे TSAR बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। इस बॉम्ब की ताकत इतनी ज्यादा थी कि ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक दोबारा इतनी पावरफुल एक्सप्लोजन रिकॉर्ड नहीं की जा सकी। और अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर जो एटम बॉम्ब गिराया था, यह बॉम्ब उस बॉम्ब की ताकत से भी 3800 गुना ज्यादा पावरफुल है। इस ब्लास्ट की वजह से जो सेस्मिक वेव्स बने उसने पूरी दुनिया का चक्कर तकरीबन 3 बार लगाया। और इसकी वजह से जो मशरूम बना उसे तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। और तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बिल्डिंग्स के शीशे तक भी टूट गए। तो ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड आज तक का सबसे ताकतवर तरीन ब्लास्ट या एक्सप्लोजन थी। इस ब्लास्ट से तकरीबन 50 मेगाटन की एनर्जी प्रोड्यूस हुई। लेकिन शुरू में साइंसदानों ने इसे 100 मेगाटन पर रखा था। लेकिन तब उन्होंने यह सोचा कि इससे माहौल को काफी खतरा हो सकता है और इसे कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसे 50 टन तक ही रखा गया। इस ब्लास्ट की वजह से जो 50 मेगाटन एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, अगर हम इस तरह के 15 बिलियन थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक साथ ब्लास्ट करेंगे तो उससे कितनी एनर्जी बनेगी और कितनी तबाही फैलेगी। लेकिन आपको बता दूं कि इसी तरह की और इतनी ही ताकत की एनर्जी हर सेकंड में सूरज में प्रोड्यूस हो रही है। सूरज में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन की वजह से सूरज में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो एनर्जी बन रही है, वो 15 बिलियन थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स की एनर्जी के बराबर है। और ये काम हर सेकंड हो रहा है। अब आपको बता दूं कि जिस तरह जमीन पर तूफान आते हैं, जमीन पर सुनामी बनते हैं, जमीन पर जलजले यानी अर्थक्वेक्स बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह सूरज पर भी तूफान आते हैं, सूरज पर भी जलजले आते हैं। लेकिन जमीन पर जो तूफान या जलजले आते हैं वो जमीन की हद तक रहते हैं, जमीन से बाहर नहीं जाते। लेकिन सूरज पर जो तूफान आते हैं वो सूरज की हद तक नहीं रहते, बल्कि वो इतने खतरनाक होते हैं कि उन तूफानों की लहरें अक्सर जमीन तक भी पहुंचती हैं और बाकी प्लैनेट्स जैसे कि वीनस और मार्स तक भी पहुंचती हैं। इसके अलावा सूरज पर हवाएं भी चलती हैं, लेकिन सूरज की हवाएं जमीन की हवाओं की तरह ठंडी नहीं होती, बल्कि ये काफी गर्म होती हैं। और इनका नॉर्मल टेंपरेचर भी तकरीबन 1 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जमीन पर एक नॉर्मल एरोप्लेन की जो स्पीड होती है वो 880 से 926 किलोमीटर का रास्ता 1 घंटे में पार करती है। लेकिन अगर हम सूरज की इन हवाओं की बात करें तो इनकी स्पीड 1 सेकंड में तकरीबन 400 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस करती है, जिसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटे में 1 मिलियन माइल का रास्ता क्रॉस करती है। और जितनी ज्यादा इन हवाओं की स्पीड बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा इनका टेंपरेचर बढ़ेगा। सूरज की ये गर्म हवाएं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनती हैं, जो काफी गर्म होती हैं। और ये सूरज की अपर एटमॉस्फेयर से होकर निकलती हैं, जिसको कोरोना कहा जाता है। कोरोना दरअसल सूरज की सबसे आखिरी लेयर को कहते हैं। ये पार्टिकल सूरज से इसी तरह फूटकर बाहर निकलते हैं जिस तरह वोल्केनिक इरप्शन के वक्त लावा बाहर निकलता है। और फिर ये हवाएं तेज चलने लगती हैं, और जब ये हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलने लगती हैं तो फिर इनसे तूफान बनते हैं। और फिर जब ये तूफान ताकतवर हो जाते हैं तो फिर ये सूरज की कोरोना की लेयर को भी क्रॉस करके स्पेस में बिखर जाते हैं। ये चार्ज पार्टिकल फिर दूसरे प्लैनेट्स की तरफ बढ़ते हैं, और ये किसी भी प्लैनेट, चाहे वो जमीन है या कोई और प्लैनेट है, ये किसी भी जिंदगी का खात्मा आसानी से कर सकते हैं। और ये काफी तबाही फैला सकती है। और इसकी वजह यह है कि ये तो आपको मालूम होगा कि सूरज जमीन से कितना बड़ा है। अगर हम 13 लाख जमीनों को इकट्ठा करें तो ये एक सूरज के बराबर होगा। अब इतने बड़े सूरज पर बनने वाला छोटे से छोटा तूफान भी इन प्लैनेट्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सूरज साइज में इनसे काफी बड़ा है। साइंसदानों ने मालूम किया है कि सूरज में हर 11 साल बाद इन एक्सप्लोजन्स की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी बनती है, सोलर फ्लेयर्स और तूफान बनते हैं। और 11 साल इसलिए क्योंकि हर 11 साल बाद सूरज की मैग्नेटिक फील्ड में एक साइकिल बनता है और सूरज के नॉर्थ और साउथ पोल्स अपनी पोजीशंस को फ्लिप कर देते हैं, और फिर अगले 11 साल बाद ये अपनी पोजीशंस पर वापस आ जाते हैं। और इस साइकिल को सोलर साइकिल कहते हैं। लेकिन नॉर्मली इस साइकिल से इतने ज्यादा नुकसान नहीं होते, लेकिन हर 100 या 1000 साल में एक बार जरूर ऐसा होता है कि जब इससे बहुत बड़ा तूफान भी बन सकता है। जैसे कि आज से तकरीबन 165 साल पहले 1 सितंबर 1859 में इसी तरह की एक सोलर फ्लेयर जमीन से टकराई थी, जिसने काफी तबाही फैलाई थी। और इस सोलर विंड की वजह से जमीन पर कई सारे टेलीग्राफ स्टेशंस में चिंगारियां भड़क उठी थी और कुछ में तो आग भी लगी थी। इसी तरह 13 मार्च 1989 में इसी तरह की एक सोलर फ्लेयर जमीन से टकराने की वजह से तो कनाडा में ब्लैकआउट हो गया था और तकरीबन 90 लाख लोग 9 घंटे तक बिजली के बगैर बैठे रहे, क्योंकि बिजली ही बंद हो गई थी। इसे तारीख के खतरनाक तरीन ज्योमेट्रिक स्टॉर्म्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं सोलर फ्लेयर्स की वजह से स्पेस में मौजूद जमीन के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट्स कई घंटों तक अपना कंट्रोल भी खो बैठी थी। जीपीएस सिस्टम को नुकसान पहुंचा था। और यही नहीं बल्कि न्यू जर्सी में तो कुछ पावर ट्रांसफार्मर्स पिघल भी गए थे। सो ये सोलर एक्टिविटीज काफी खतरनाक होती हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सूरज के तूफान अब जमीन से टकराने लगे हैं, बल्कि करोड़ों अरबों साल से ये जमीन के साथ टकराते रहते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार हर 100 या 1000 साल में बड़े बड़े तूफान भी जमीन से टकराते हैं, और वैसे 11 साल साइकिल में भी ये जमीन से टकराते रहते हैं, तो फिर जमीन पर ये जानवर और ये मखलूकात कैसे महफूज हैं? हम अब तक जिंदा कैसे हैं अगर ये इतनी खतरनाक लहरें या ये तूफान जमीन से टकराते हैं? आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ये खूबसूरत किस्म के रंगीन बादल या फिर ये लाइट्स देखी होंगी। इनको अरोरा कहते हैं और ये दिखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। अब ये नेचुरल होती है और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं किसी और दुनिया में हूं। और ये नजारे आपको कई कंट्रीज में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्वीडन के नॉर्दर्न पार्ट्स में, फिनलैंड
इंग्लैंड में, इसके अलावा कनाडा, रशिया, नॉर्वे और अलास्का में भी देखने को आपको ये मिल सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि ये जो इतनी खूबसूरत रोशनी आप देखते हैं, ये सूरज के इन्हीं खतरनाक तूफानों की वजह से बनती है। जब सूरज के इन खतरनाक तूफानों के चार्ज पार्टिकल जमीन की तरफ बढ़ते हैं तो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने के बाद ये जमीन के नॉर्थ और साउथ पोल के साथ टकराते हैं और टकराने के बाद ये चार्ज पार्टिकल हमारी जमीन की गैसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये कलरफुल लाइट्स हमें देखने को मिलती हैं। और जब यही चार्ज पार्टिकल ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो फिर हमें ग्रीन और रेड लाइट्स देखने को मिलती हैं। अब सूरज की तरफ से आने वाले खतरनाक तूफान जमीन के इंसानों को या किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाते और उसकी वजह यह है कि जमीन के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिसका मैंने अभी भी आपको पीछे बताया। ये मैग्नेटिक फील्ड जमीन के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करती है, जो सूरज से आने वाली गोलियों को बर्दाश्त करती है और जमीन के अंदर नहीं पहुंचने देती, जमीन की मखलूक को महफूज रखती है। अब ये तो आपको मालूम होगा कि जमीन की कोर के अंदर मोल्टेन निकल और आयरन यानी कि पिघला हुआ लोहा मौजूद है, जो बहुत गर्म हालत में है। अब इस मोल्टेन निकल और आयरन से जो हीट बनती है वो जमीन की कोर के अंदर फ्लो करते हुए कहीं से भागने की यानी एस्केप होने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से करंट बनता है और ये करंट भी जमीन की कोर के अंदर मौजूद होता है, जो स्लोली फ्लो करता रहता है। अभी मैंने आपको बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है और इस सारे प्रोसेस को जियोडायनामो कहते हैं और इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जमीन के ऊपर और जमीन की आउटर स्पेस में भी हजारों किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है और सूरज से आने वाले खतरनाक पार्टिकल्स को ये जमीन के अंदर इंटर होने से पहले ही खत्म कर देती है। अब सूरज के खतरनाक पार्टिकल सिर्फ तूफानों में नहीं बल्कि आम तौर पे भी आम दिनों में भी सूरज से जमीन की तरफ बढ़ते हैं और यही मैग्नेटिक फील्ड इन्हें खत्म करती रहती है। फिर सूरज से आने वाली बड़ी बड़ी सोलर फ्लेयर्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी जब कोई ज्यादा हैवी किस्म की सोलर फ्लेयर जमीन की तरफ बढ़ती है तो फिर जमीन पर मौजूद कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजों को नुकसान जरूर पहुंचता है, लेकिन इसका नुकसान इंसानों को नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चार्ज पार्टिकल होते हैं और जमीन की तरफ पहुंचते पहुंचते ही इनकी हीट भी काफी हद तक खत्म हो चुकी होती है। सो ये सोलर स्टॉर्म्स या सोलर फ्लेयर्स इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सो बिलफर्ज अगर इस साल या फिर अगले साल कोई सोलर फ्लेयर जमीन से टकराती है तो इसका नुकसान इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ही ज्यादा होगा। जैसे जीपीएस सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा, जमीन के गिर्द जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं इनमें से कोई डैमेज हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने घर में सोलर पैनल्स लगा रखे हैं तो इन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट सिस्टम को भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ये जितनी खबरें जो फैली हुई है ना कि जमीन खत्म हो जाएगी, इंसान मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, कयामत आ जाएगी, तबाही फैल जाएगी, ये सब बकवास और झूठ बातें हैं। जब तक जमीन के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जमीन को इतना नुकसान नहीं पहुंचने वाला, लेकिन जिस दिन ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई तो तब हम कह सकते हैं कि जमीन पर बहुत बड़ा नुकसान होगा, जमीन पर तबाही फैलेगी और यह मुमकिन है कि जमीन से बहुत जल्द जिंदगी का खात्मा हो जाए। जैसे कि अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड तकरीबन खत्म हो चुकी है और इसकी वजह यह है कि करोड़ों साल पहले इसकी कोर ठंडी पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो चुकी है और इस वजह से सूरज के जो बड़े बड़े तूफान होते हैं ये मार्स प्लेनेट पर असर डालते हैं। इसी तरह अगर हम वीनस प्लेनेट की बात करें तो इसकी कोर भी डेड है, जिसकी वजह से इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है और सूरज के बड़े बड़े तूफान इस प्लेनेट से टकराते रहते हैं और यहाँ पर नुकसान पहुंचाते रहते हैं। सो अगर यहाँ पर कोई मखलूक है भी तो यकीनन उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचता होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जमीन पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे खत्म होगी या जमीन सूरज की वजह से कैसे खत्म होगी और मार्स प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड के खत्म होने से पहले क्या वहां पर कुछ मौजूद था, वीनस प्लेनेट पर क्या मौजूद था या क्या मौजूद है, इस रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अगली वीडियो में इस बारे में जरूर डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और अगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में उनके तमाम प्लेटफॉर्म्स के मैंने अपने लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।